Very good morning to all of you students. This is your SST period and today we will start our new chapter, that is chapter number 16, and this is your unit 6, our freedom struggle. यानी हमें जो आज़ादी मिली है उसके लिए हमने कैसे स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल किया है, ये आप इन चैप्टर्स में यानी इस यूनिट में पढ़ेंगे. इस यूनिट में आप देखेंगे आपके 3 चैप्टर्स आर देयर and we will discuss it one by one. So this is your 17th chapter, the revolt of 1857. इसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति. रिवॉल्ट का मतलब होता है क्रांति. एंड इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स ने कैसे जो है कंट्रोल किया था इंडिया पे, एंड द इनजस्टिस द इंडियंस हैड टू फेस अंडर द ब्रिटिश रूल. उनके अंदर रहकर हमें किस तरह से जो है अन्याय सहना पड़ा था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द इंसिडेंट्स विच लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिससे लोगों के अंदर आक्रोश जो है वो उत्पन्न हुआ था और उसके बाद उन लोगों ने जो है एक रिवॉल्ट किया, एक क्रांति की. तो ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स थे, रीज़न थे जिनकी वजह से ये क्रांति हुई, उसको भी हम पढ़ेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द नेम्स ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट. ये जो रिवॉल्ट आपका है 1857 का, 1857 का रिवॉल्ट, इसके लीडर्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं. तो यहीं से आप जो है अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखेंगे और आप इन लीडर्स को बहुत अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. India was known for its riches in the ancient times. It means कि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो बहुत रिच थी. ठीक है, हम बहुत समृद्ध और संपन्न हमारा देश रहा है, इसी वजह से हम कभी ये भी कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था. ठीक है, सो इट वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, यानी मसालों के लिए, पर्ल्स के लिए, सिल्क के लिए, गोल्ड के लिए. ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे बहुत मात्रा में मिलती थी. गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर आपका जो पर्ल है, मसाले हैं. इस वजह से इंडिया को सबसे रिच कंट्री जो है माना जाता था. दीज थिंग्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप. ये जो चीज़ें हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी, इन सारी चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ थी? यूरोप में. यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है. ठीक है, यहीं से लोग जो है, इनकी डिमांड थी, इनको ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने इंडिया में आकर के यहाँ पर रूल किया. हमारे मतलब कंट्री में जो भी स्पेशलिटी थी, जो भी हमारे रिच होने का कारण था, वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ये लोग यूरोप में शिफ्ट करते गए. कैसे, ये हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम देख रहे हैं इन 1498. ये डेट बच्चों मैं आपको जूम करके बता देती हूँ एंड यू कैन आप देख सकते हो, आप अपनी बुक ओपन करके भी इसको मार्क कर सकते हो. 1498 वास्को द गामा, ये नाम एंड ये जो आपको ईयर बताया जा रहा है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे और इसे याद रखेंगे. 1498. ठीक है, 1498 वास्को द गामा, अ पोर्टुगीज. इट मीन्स यस, तो आपने क्या देखा, जो वास्को द गामा है वो एक पोर्टुगीज़ है, पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर. इट मीन्स ये कैसे हैं, खोज करते हैं. यानी कि एक्सप्लोरर मीन्स आप कह सकते हो ये पुर्तगाली हैं. पोर्टुगीज़ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुर्तगाली. ठीक है, ये भी क्या है, कंट्री से आए हैं, पुर्तगाल से, इसलिए इन्हें कहा जाता है पोर्टुगीज़. ये पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर हैं. ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. इन्होंने समुद्र के रास्ते से इंडिया में कैसे आना है, इस रास्ते को खोजा था. ठीक है, लोग कहते हैं भारत की खोज की थी. किसने? वास्को द गामा ने. भारत की खोज वास्को द गामा ने नहीं की, भारत तक पहुंचने का रास्ता वास्को द गामा ने खोजा है, ऐसा कहना चाहिए. ठीक है, सो आप यहाँ देखेंगे 1498 में इन्होंने ये रूट जो है डिस्कवर किया था. एंड ही लैंडेड एट कालीकट.
कालीकट एक जगह है, वो भी साउथ इंडिया में आप देखेंगे। ये जो सी रूट से आए थे यहाँ पर एक जगह मिलेगी आपको कालीकट, यहाँ पर इन्होंने लैंड किया था। ठीक है, ही गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। कालीकट के जो भी रूलर थे उस टाइम, पर्टिकुलर जगह के आप देखेंगे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस टाइम पे स्टेट्स ना होकर के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था पूरा इंडिया, और हर जगह के एक अलग जो है आप देखेंगे रूलर थे। तो वहाँ कालीकट के जो रूलर थे इन्होंने परमिशन दे दी थी वास्को डी गामा को कि वो इंडिया के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, लेट्स कंटिन्यू इट। Gradually, the Portuguese established political power over areas like Calicut, गोवा, दमन दीव। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ा, लेन देन वाला इनका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर जो है वो इस्टेब्लिश कर ली यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करी, वो भी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, जैसे कालीकट है, गोवा है, दमन दीव है। मीनवाइल other European countries also wanted to exploit the riches of India। अब क्या है, इसके देखा देखी आप कह सकते हो, जैसे इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, धीरे धीरे यहाँ पर ये लोग सेटअप इन्होंने अपना कर लिया। अब धीरे धीरे जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी जो है वो इंडिया की तरफ अपना रुझान दिखाया, और वो लोग भी जो है अपना कह सकते हैं प्रस्ताव लेकर के जो है यहाँ पर आए कि हमें आपके साथ जो है वो ट्रेड करना है, व्यापार करना है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ रही थी, जैसे आपके डच हैं, फ्रेंच है, ब्रिटिश हैं, ये लोग भी, जैसे पोर्टुगीज़ आपने देखा ये पुर्तगाली लोग थे। तो यहाँ पर इनके अलावा डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सब लोग भी धीरे धीरे इंडिया के साथ व्यापार करने आने लगे। ये सारे लोग क्या थे, यूरोपियन थे। ठीक है, सो इन 1600 अ ग्रुप ऑफ 100 मर्चेंट्स, 1600 उसमें क्या हुआ था, 1600 में सन में आप देखेंगे 100 मर्चेंट्स का एक ग्रुप लंदन टुक परमिशन फ्रॉम, इन 1600 अ ग्रुप ऑफ 100 मर्चेंट ऑफ लंदन टुक, यानी लंदन के जो मर्चेंट्स थे उनका पूरा एक ग्रुप जिन्होंने परमिशन ले ली थी, किससे, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट, इनसे परमिशन ली थी टू फॉर्म द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसे भी आप मार्क करेंगे, कुछ मर्चेंट्स यानी 100 मर्चेंट्स ने मिलकर के इस कंपनी को बना लिया था, और उसके बाद इस कंपनी के साथ इंडिया का ट्रेड स्टार्ट हुआ था लीगली। ठीक है, तो ये परमिशन किससे ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा उस टाइम पे क्वीन कौन थी, तो एलिज़ाबेथ फर्स्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी उस टाइम पे क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी। सो इनकी परमिशन से इनके अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1600 में। द कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर। अब वहाँ जब इनके अंडर में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, उस टाइम पर इंडिया में मुग़लों का शासन था, और राजा कौन था, कौन मुग़ल शासक था, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो थे उस टाइम यहाँ पर राज कर रहे थे। दे सेट अप बिग गोडाउन्स टू स्टोर द गुड्स दे ट्रेडेड इन। अब यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन अपने बना लिए थे, जिसमें अपना ट्रेड यानी जिस सामान का वो व्यापार कर रहे हैं उसका उन्होंने बड़े बड़े गोडाउन यहाँ पर जगह जगह अपने सेटअप कर लिए। दे स्टार्टेड फ्रॉम सूरत एक ऐसी जगह है गुजरात में जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था अपना, ठीक है, ट्रेड करना, गोडाउन बनाया सबसे पहले अपना। लेटर दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर जगह जो आपके आप देख रहे हैं जो फोकस पॉइंट है इन लोगों का, वो ऐसी जगहों पर है जो इंडिया में जो है आप व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा जो जाने माने शहर हैं। जैसे आपका ये कोस्टल एरिया में आता है चेन्नई, आपका ये मुंबई भी कोस्टल एरिया में आता है, जो सी रूट के थ्रू जो है इन लोगों का लेन देन हुआ करता था। सो नेक्स्ट अब आप देखेंगे द फ्रेंच टू सेटअप अ ट्रेडिंग कंपनी एंड एस्टेब्लिश सेंटर इन चंद्रगौर। ठीक है,
ये जो आपने देखा कि इनकी देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि और भी कंट्रीज़ आकर के इंडिया के साथ जो है वो पैचअप करने लगे थे, अपना ट्रेड स्टार्ट करने लगे थे, अपनी कंपनी बना करके यहाँ सेटअप कर लिया था। तो परमिशन मिलने के बाद इन्होंने, इनके अलावा और भी ऐसे जो है कंट्रीज़ से लोग आए थे जिन्होंने इंडिया के साथ जो है मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसके अलावा जब फ्रेंच आए थे तो उन्होंने अपने जो है कहाँ पर सेटअप किया था, इन्होंने बंगाल में, पौंडीचेरी में, इन जगहों पर जो है अपना गोडाउन्स वगैरह बनाए थे, अपने सामान को वहाँ पर रखा था और ट्रेड स्टार्ट कर लिया था। द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आया। दे फॉट विद द फ्रेंच एंड डिफीटेड देम। ठीक है, अब उन्हें ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया कि हम लोग जब यहाँ पर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ से जो है इनका ट्रेड चल रहा है, तो बाकी और जो फ्रेंच हैं या और कंट्रीज़ हैं ये लोग क्यों आ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसमें फ्रेंच को हरा दिया जाता है। ठीक है, तो कौन जीतता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इन द बिगनिंग द ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड ओनली इन ट्रेड। शुरुआत में तो ब्रिटिश जो थे वो केवल ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हुए थे। उन्हें लगा हम खाली ट्रेड करेंगे और जितना भी यहाँ पर सामान है जिसकी हमें ज़रूरत है वो हम अपनी कंट्री में प्रोवाइड कराएंगे। सून दे स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट्स एंड मेंटेनिंग आर्मीज़ इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर गोडाउन्स। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया, अपने जो है फोर्ट्स यानी किले कहते हैं हम जिसे, किलाबंदी कर दिया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर कोई जगह है जो हमारे अंडर में है, उसको उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सेफ़ रखने के लिए हमने चारों तरफ जो है उसको दीवारें खड़ी करके किला बना लिया है और ये हमारा पर्टिकुलर एरिया, हमने यहाँ पर आर्मी खड़ी कर दी है। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे जो है अपने सेटअप भी बढ़ाए और साथ में अपनी आर्मी भी बढ़ाना शुरू कर दिया, ये कह के कि हम अपने गोडाउन को सेफ़ रखना चाहते हैं और मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, सो इसके बाद अब क्या होता है, धीरे धीरे एक बैटल यानी एक लड़ाई स्टार्ट होती है, द बैटल ऑफ प्लासी जिसे हम कहते हैं, प्लासी का युद्ध जिसे कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, 1757 में। यहाँ आपको वो कारण मिलेंगे, वो फैक्टर पता चलेंगे जिनकी वजह से रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। ठीक है, तो सबसे पहला कारण आप यहाँ देख सकते हो, बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में, यानी 1857 और 1757 में 100 ईयर्स का डिफरेंस है। ओके, अगर हम माइनस करें तो 100 ईयर्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। आपको ये ईयर याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उससे 100 साल पहले जो है एक बैटल हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है जिसे, 1757 में। ठीक है, ये क्यों हुई थी अब आप इसको जानेंगे। बंगाल इन दोज डेज वॉज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल जो है, आज जो आप मैप में बंगाल देखते हैं, उस टाइम पर बंगाल जो है वो आसपास का जो आपका एरिया है, बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, या छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, ये सारा एरिया, इन एरिया का भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है आप अगर इंक्लूड कर दें तो बहुत बड़ा जो है ये बंगाल उस टाइम पर रहा था। ठीक है, तो बंगाल उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था वहाँ पे, नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला, he asked the British not to build fort and to remove their troops। अब उन्होंने, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स से क्या कहा कि आप यहाँ पर फोर्ट्स नहीं बनाएंगे और अपनी आर्मीज़ जो भी आप बना रहे हैं आप इन्हें हटा दीजिए यहाँ से। ओके, उसके बाद क्या होता है, द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड। अब वो उसे नकार देते कि नहीं, हमें ज़रूरत है, हम आर्मी जो है अपनी यहाँ पर बनाएंगे और अपने फोर्ट्स भी बनाएंगे, हमें अपने गोडाउन्स को या फिर बाकी चीज़ों को सेफ़ रखना है अपने, इसलिए। अब क्या होता है, अ बिग बैटल वॉज फॉट एट प्लासी। प्लासी एक जगह है जहाँ पर ये लड़ाई होती है, किसके बीच, बंगाल के जो नवाब होते हैं, नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पार्ट पढ़ते हैं तो आपको ईयर जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। ईयर कंफर्म आपको तभी होगी जब आप उससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझ पाएंगे। उन फैक्ट्स को समझने के लिए, जैसे अगर कोई युद्ध हुआ है, कोई बैटल हुई है, तो वो कब हुई है, किसके बीच में हुई है,
उसके होने के पीछे क्या कारण रहा था या उसके होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोगों पर, ये चीज़ एक बैटल से रिलेटेड होती है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो हमने ये देखा बैटल ऑफ प्लासी 100 ईयर पहले हुआ था 1757 में। उस टाइम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। और किस बात पर हुई थी? उन्होंने अपनी जो आर्मी बनाना शुरू किया था या जो अपने ट्रूप्स बनाए थे और साथ में जो ये फोर्ट बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो सिराजुद्दौला ने इनको मना किया कि आप ये सब नहीं करेंगे यहाँ पर। तब इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स फिर जीत जाते हैं, और नवाब सिराजुद्दौला जो है बंगाल के, वो हार जाते हैं। द ब्रिटिश नाउ बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल। अब बंगाल पर उनका रूल आ गया क्योंकि उन्होंने नवाब को हरा दिया। इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री kings were fighting for their small kingdoms. The British took advantage of this. अब क्या होता है पूरे कंट्री में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे अभी स्टेट्स हैं, उस टाइम पर स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कंट्री बटा हुआ था। तो पूरे कंट्री में लोग अपनी छोटी छोटी जगहों को हासिल करने के लिए आपस में ही लड़ा करते थे, ठीक है। तो आपस में लड़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। दे टुक एडवांटेज, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। दे हेल्प्ड वन किंग अगेंस्ट द अनदर। जब वो आपस में ही लड़ रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, एक किंग की हेल्प करी दूसरे किंग को हराने में, ठीक है। इन दिस वे दे गेंड मोर पावर एंड वेल्थ। अब इससे क्या हुआ, मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं, पावरफुल हैं, इन्होंने एक छोटे से किंग की हेल्प करी। अब हेल्प करने के बाद क्या हुआ, इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। तो अब इनडायरेक्टली आप देखो तो उस पर्टिकुलर जगह पर उस किंग की जगह डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है, ठीक है। उनके कहने से ही वहाँ पर सारे रूल्स चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या हम देख रहे हैं, In this way, they gain more power and wealth. Slowly, they succeed in capturing large part of India. अब धीरे धीरे इस तरह से करते करते उन्होंने बहुत बड़े पार्ट पर जो है इंडिया के वो कब्जा कर लिया। इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश। अब हम इनजस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। इनजस्टिस मतलब अन्याय। द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी। मनी माइंडेड थे, पैसा चाहिए था, इसलिए वो क्या करते थे, पैसा कमाने के तरीक़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे। दे फोर्स्ड फॉर द फार्मर्स ऑफ द बिहार टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो किसे कहते हैं, नील को। नील की ये जो अभी आप देख रहे हैं, आप अपने क्लोथ्स वगैरह पर जो है नील लगाते हैं, ब्लू लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनकी खेती करवाई जाती थी उस टाइम पर। फोर्सफुली कहा जाता था कि आप अपने खेतों में, अपनी फील्ड में जो है इंडिगो को ही उगाएंगे। इंडिगो को उगाने का सबसे बड़ा जो आप डीमेरिट कह सकते हो, डिसएडवांटेज कह सकते हो, वो ये होता है कि अगर आप एक बार अपनी ज़मीन पर नील की खेती कर लेते हैं या एक दो बार लगातार कर लेते हैं तो उसके बाद वो ज़मीन आपकी बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है और उस पर आप कोई भी खेती दोबारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फोर्सफुली जो है इंडिगो उगाने के लिए कहा जाता था। अ प्लांट यूज फॉर मेकिंग अ ब्लू डाई। ब्लू डाई वही जो मैंने आपको बताया, नील लगाया जाता है, उस तरीके से उसे यूज़ किया जाता था। दिस डाई वॉज यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लोथ। ये जो है इंग्लैंड में यूज़ की जाती थी ये इंडिगो, इसलिए यहाँ पर जो है फोर्सफुली उनसे कहा जाता था कि आप इसे उगाओ। द फार्मर्स हैड नो नीड फॉर इंडिगो एज दे नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्व्स। उन्हें इंडिगो की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें जो है अनाज उगाना था जिससे वो अपने आप को जो है सरवाइव करने के लिए, अपने लिए एटलीस्ट उसको उगा सकें अपने खाने के लिए। दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस। पहले तो उन्हें फोर्स किया गया कि आप इंडिगो ही उगाएंगे, और दूसरी बार किस बात पर फोर्स हुआ कि आप इन्हें सस्ते दामों पर बेचेंगे, ठीक है। सस्ते दामों पर आप इसे हमें बेचेंगे, आप ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकते इसके। तो पूरा आप देखेंगे एडवांटेज किसको मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। सो दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू ब्रिटिश एट अ लो प्राइस। एज अ रिजल्ट
द इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, गरीब होते गए। सिमिलरली द वीवर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर क्लोथ एट अ वेरी लो प्राइस। अब क्या हुआ, जो अपने कपड़े होते हैं, वीवर्स यानी जो बुनाई वगैरह करते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है, इन लोगों को भी फोर्स किया गया कि आप कम दाम पर जो है अपने कपड़ों को बेचेंगे, ज़्यादा पैसे लेकर नहीं बेचेंगे। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। जो कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया की, वो भी जो है इनसे प्रताड़ित हुई थी। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। ब्रिटेन में जो है वो कॉटन नहीं उगाया जा सकता क्योंकि ब्रिटेन में क्लाइमेट जो है बहुत ठंडा रहता है। बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड कॉटन। लेकिन उनके पास बड़ी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, यानी कॉटन के कपड़े बनाने की मिल्स थी, और उसके लिए इनको कॉटन चाहिए था। सो कॉटन वॉज बॉट हेयर एट अ लो प्राइस एंड सेंट टू ब्रिटेन। कॉटन यहाँ से जाता था कम दामों पर, और ब्रिटेन में जा कर के जब उसका कपड़ा बना दिया जाता था कॉटन से, तो उसको बहुत हाई प्राइस पर बेचा जाता था। ठीक है, इस तरह से ये लोग रूल करते थे। सो कॉटन वॉज बॉट हेयर एट लो प्राइस। इन रिटर्न क्लोथ वॉज शिप्ड बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया। द इंडियंस हैड टू बाय दिस क्लोथ एट अ हाई प्राइस। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्रीज और मिल्स स्टार्ट करने की भी परमिशन नहीं दी इंडियंस को। और जब ये कॉटन के कपड़े वहाँ बन जाते थे, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इंडिया में जब वो कपड़े बन के आते थे तो उन्हें हाई प्राइस पर बेचा जाता था। यही सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से सस्ते दामों पर जाता है, और वहाँ से जब बन के आता है तो वो उसे हाई प्राइस पर बेचते थे। The British made unjust laws to take control of more and more kingdoms. उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग लॉज बना लिए थे। One such law was the doctrine of lapse, which said that if a king die without a natural heir, his kingdom would be take over the British. इसका मतलब doctrine of lapse। अब आप ये रूल देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक किसी कोई किंगडम है जिसका राजा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, और उसका कोई भी एयर नहीं है, यानी उत्तराधिकारी नहीं है, उसके आगे उसकी राज्य को संभालने वाला नहीं है, तो वो डायरेक्टली जो पूरा किंगडम है उसका, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा। इस तरीके का एक रूल इन्होंने जो है वो लॉ पास कर दिया था। नेक्स्ट, 10 फार्मर्स, ट्रेडर्स, किंग्स एट्सेट्रा वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। इसकी वजह से जितने भी फार्मर्स थे, ब्रिटिश किंग्स थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो सब इन लोगों से नाखुश थे। दे वांटेड टू आउस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। वो चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स जो है इंडिया छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनका इनजस्टिस बढ़ता जा रहा था। आपने देखा, मैंने यहाँ पर बहुत से रीजंस आपको एक्सप्लेन करे किस वजह से जो है वो इंडियंस चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस कंट्री से बाहर चले जाएं। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे जब इतना ये लोग डिससेटिस्फाइड हैं इंडियंस, तो ये जाहिर सी बात है रिवॉल्ट करेंगे, क्रांति करेंगे। ठीक है, अब होती है 1857 में क्रांति, रिवॉल्ट। ये आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जो 1947 में आपको आज़ादी मिली है, ये आपका पहला प्रयास नहीं था। इंडियंस ने सबसे पहले ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया कि वो हमारी कंट्री से बाहर जाएं, वो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाता है, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। और ये क्रांति सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इसलिए हमें दूसरा प्रयास 1947 में करना पड़ा था। ठीक है, तो 1857 में ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांति सफल नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं थी, ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो अभी हमने पढ़े हैं, उसके आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, एक स्टार फैक्ट और आपको यहाँ बच्चों दिया है, मंगल पांडे एन इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। इंडिया का सोल्जर है, इंडियन है, लेकिन किस में काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स की आर्मी में। ठीक है, फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन 29 मार्च 1857। ये जो फायर्ड शॉट यानी इनको जो है गोली मार दी गई थी मंगल पांडे को। ये एक इंडियन सोल्जर हैं, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और 29 मार्च को 1857 में जो है इनको मार दिया गया था। The revolt was started by the Indian soldier in the British Army. The reason for the revolt was the following incident. अब आप ये देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, 1857 की क्रांति क्यों हुई। आप देख रहे हैं द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी जिसमें इंडियन सोल्जर्स को रखा जाता था, उनसे जो है पूरा फ़ायदा उठाया जाता था उनका, और उनसे ये मतलब आप देखेंगे कि ब्रिटिश आर्मी में काम करने के बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने रिवॉल्ट किया। अब कौन सा इंसिडेंट था ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस, अ न्यू राइफ़ल कॉल्ड एनफील्ड वॉज इंट्रोड्यूस। अब एक न्यू राइफ़ल आई थी, क्योंकि आर्मी में थे तो इन्हें आर्म फोर्स जो कहते हैं हम जिसे, उसकी ज़रूरत थी, इनको नए नए वेपन्स चाहिए थे। एक राइफ़ल जो है एनफील्ड नाम से वो आई थी। अ र्यूमर स्प्रेड, र्यूमर मीन्स एक अफवाह, एक अफवाह फैल गई। कौन सी अफवाह की, जो उसका कार्ट्रिज होता है, वर ग्रीस्ड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स, यानी जो आपके पिग हैं, काऊ हैं, इनके फैट से इसको ग्रीस किया जाता है। ठीक है, उसका जो कार्ट्रिज है, उस टाइम कार्ट्रिज जो था उस राइफ़ल का, वो आपको अपने माउथ से ओपन करना होता था। ठीक है, तो इसमें ये एक अफवाह फैली थी कि जो काउज़ और पिग्स होते हैं, इनके फैट से, इनकी चर्बी से जो है वो कार्ट्रिज बनाया गया है। द कवरिंग ऑफ दिस कार्ट्रिज हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग द गन। गन को लोड करने के लिए सबसे पहले कार्ट्रिज निकालना पड़ता है, उसके बाद गन लोड होती है और तब आप फायर कर पाते हैं। उसके लिए द हिंदूज़ रिगार्ड काउज़ एज होली। काउज़ को, यानी जो भी आप देखेंगे गाय होती हैं, इनको क्या है, होली यानी पवित्र माना जाता है हिंदुइज्म में। ठीक है, तो इनके फैट को, यानी मुस्लिम रिगार्ड पिग्स एज अनक्लीन, और मुस्लिम जो थे वो अनक्लीन मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे पिग्स के जो भी फैट होता है उसको। तो इस तरीके से जब ये र्यूमर फैला था तो लोग जो है वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं थे और इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद इन्हें लगा कि हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये र्यूमर था एंड आप देख सकते हैं द र्यूमर हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोल्जर, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची एंड द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। अब इसके बाद एक रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, कहाँ पर, मेरठ में। इट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, धीरे धीरे सब में फैल जाता है। अलॉन्ग विद द इंडियन सोल्जर्स अदर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन। बहुत से लोग इसे ज्वाइन करते हैं, धीरे धीरे पूरे जगह ये फैलने लगता है, ये जो भी इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। तो आप ये स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे कौन सी है, मेरठ। ठीक है, किस वजह से स्टार्ट हुआ था, एनफील्ड राइफ़ल की वजह से। क्या रीज़न था, मुस्लिम्स और हिंदू जो दोनों लोग थे, मुस्लिम्स फैट जो है पिग का उसको अच्छा नहीं मानते थे, अनक्लीन मानते थे, और जो हिंदुइज्म है उसमें माना जाता है काऊ जो है वो बहुत होली है, पवित्र है, और उसके फ़ैट को जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस वजह से इनके अंदर आक्रोश जो है वो उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अदर प्रोमिनेंट लीडर्स वर तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल ऑफ अवध। But the British had better trained soldiers and superior weapons. Moreover, the Indians were disorganized, hence they lost. ये सारे जो आपको यहाँ पर नाम बताए गए हैं बच्चों, इसे आप याद रखेंगे।
ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र को लीडर समझा गया था, बनाया गया था। एंड उसके अलावा कौन कौन से जो है नेता इसमें शामिल थे, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, ये सब जो हैं इसके लीडर्स रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास बेटर ट्रेंड सोल्जर्स थे, उनके पास अच्छे वेपन्स थे, इसलिए हम ये जो मतलब इनका रिवॉल्ट था वो हम हार गए। ठीक है, सुपररेशन। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसका क्या रिजल्ट आपको मिला। यस, इसमें आप देखेंगे द ब्रिटिश सप्रेस्ड द रिवॉल्ट वेरी क्रूअली, बहुत ही क्रूअलिटी के साथ, बहुत ही आप कह सकते हैं क्रूअल क्या होता है, पोलाइट नेचर का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, तो बहुत ही क्रूअलिटी के साथ इन्होंने इस रिवॉल्ट को दबाया। मैनी इंडियंस वर एक्सिक्यूटेड और सेंट टू जेल्स, बहुत से इंडियंस को जेल भेज दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र वॉज एग्जाइल टू बर्मा। ठीक है, बर्मा यानी आज जो म्यांमार है वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया था। किसको? बहादुर शाह ज़फ़र, जो इसको लीड कर रहे थे। इन द प्रोसेस द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो केम टू एन एंड, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एंड पर आ गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रीजन ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी पावर ले ली थी। ठीक है, द गवर्नर्स जनरल वॉज हेंस फोर्थ कॉल्ड द वाइसराय, वाइसराय कहा जाता था जो गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, ब्रिटिश के जो रिप्रेजेंटेटर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था? वाइसराय। बट देयर वाज नो चेंज इन कंडीशंस ऑफ इंडियंस, इतना सब होने के बाद भी इंडियंस की कंडीशन में कोई चेंज नहीं हुआ था। The revolt of 1857 created an urge among the Indians to be free. They believed that if they fought united, they would be able to drive out the British. उन्होंने ये देखा अगर हम एकता, हमारे अंदर यूनिटी होती तो शायद हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल पाते, क्योंकि एक साथ ये रिवॉल्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। और आपने देखा शुरू में एक जगह स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे और भी जगहों पर ये फैला। अगर इस सब लोग एक साथ मिल कर के इसको अपोज करते तो शायद हम ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल पाते। तो ओवरऑल इस चैप्टर में बच्चों आपने देखा 1857 रिवॉल्ट क्या था और इसके पीछे क्या कारण था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। प्लासी का युद्ध आपने इसमें देखा, द बैटल ऑफ प्लासी किन कारणों से हुआ। एंड दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून थ्रू PDF, and after this in our next session we will start another topic. So this is it. Thank you so much.